in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पे एक बहुत बड़ी घटना की जानकारी इस हफ्ते हमें मिली है। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु हुई। उनके कमरे से एक सुसाइड नोट उसके बाद मिला, जिसमें उन्होंने अपने ही शिष्य पर आत्महत्या को उकसाने का आरोप लगाया है। ये एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, इससे तमाम चीजों पर बात करने का मौका मिला है हमें कि उत्तर प्रदेश में किस तरह सियासत, धार्मिक संगठन और धार्मिक संगठनों पर जो उनकी हरारकी में बहुत ऊपर तक जो लोग पहुंच जाते हैं, उनके बीच किस तरह का गठजोड़ है और इसीलिए ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं कमलेश किशोर सिंह, राहुल श्रीवास्तव और अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सर, जो घटना हो गई है, दर्शक वाकिफ हैं, क्या हुआ, किसकी मृत्यु हुई है, उसने किस पे आरोप लगाया है, और पुलिस ने जो प्रिलिमिनरी उनकी फाइंडिंग्स हैं वो शेयर कर दी हैं लगातार। ललन टॉप अपने बुलेटिन में भी और दूसरी कवरेज में भी उसको दर्शकों से शेयर कर रहा है। हमें समझ रहे हैं कि इसी घटना पर चलने से पहले क्या हम थोड़ा वक्त ये समझने में लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में भी अखाड़ों का सिग्निफिकेंस क्या है और उनके बीच अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है। कमलेश जी। मैं तो अभी तो उत्तर प्रदेश में खास करके सिग्निफिकेंस इसका ये है कि अभी जो उत्तर प्रदेश का शासन है वह एक मठ के महंत के हाथ में है। वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं ही। जब मुख्यमंत्री हुए तो भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह एक तरह से एक बहुत प्रभावशाली मठ है पूर्वोत्तर भारत का और पूरे मतलब गोरखनाथी पंथ का। ये जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, दक्षिण में विशेषकर राजनीति में मठों का, अखाड़ों का बहुत प्रभाव रहता है। जब बीएस येदियुरप्पा जो हाल ही में मुख्यमंत्री पद से निवृत्त हुए, उन पर भी दबाव था वो इस्तीफा दें, तो वो बार बार जो है वो मठों के स्वामियों को लेकर, खास करके अपने लिंगायत समुदाय के, उनको लेकर आते थे और एक पब्लिक डिस्प्ले होता था कि उनके ऊपर इनका वरदहस्त है। उत्तर प्रदेश में भी खास करके जो महंत नरेंद्र गिरी थे, इनका पहले कांग्रेस के साथ भी अच्छा संबंध रहा था उनकी राजनीति में। इनका समाजवादी पार्टी के साथ बहुत अच्छा संबंध था, मुलायम सिंह के साथ अच्छा संबंध था। और जब से भाजपा आई थी तो भाजपा के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे और इस बार तो उन्होंने भाजपा का खुलकर समर्थन भी किया था। एन चुनाव के पहले ऐसा हो जाना तो लोग इसके राजनीतिक प्रभाव के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, पर मैं समझता हूं अभी हम लोग हू डन इट में, मिस्ट्री में उलझे हुए हैं कि ये मृत्यु थी, आत्महत्या थी, क्या हुआ, हत्या थी, और किस तरह का ब्लैकमेल हो रहा था उनका। संतों को ब्लैकमेल करना बहुत आसान तो होता नहीं है, ऐसी चीजों में वो संलग्न ही नहीं होते जिनके आधार पर आप उनको ब्लैकमेल कर सकें। वो उस तरह के सवाल ज्यादा हैं। राजनीति पर मुझे नहीं लगता कि इस घटना का क्या असर पड़ेगा, पर प्रभाव अखाड़ों का हमेशा से रहा है। खास करके भाजपा के उदय के बाद वह और भी मजबूत हुआ है, क्योंकि वो सभी मुखर हुए हैं राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देने में। राहुल जी, इसी सवाल को लेकर के हम आपसे भी, मतलब बिल्कुल मैं इसी सवाल पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ। साथ में मैं नहीं जानता कि ये बात कितनी सही है, लेकिन हमें रेंट सीकिंग स्ट्रक्चर की भी बात चलती है कि अखाड़ों का जो अपना प्रभाव है, चाहे वो जनरल लाइफ पे हो, मतलब सीधे सीधे वो पॉलिटिक्स में कैंपेन करते हुए तो आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से काम करती है उसमें उनकी अपनी भूमिका है, और अलग अलग स्फेयर्स में लाइफ के और सरकार के भी। और फिर बाद में ये होता है कि चूंकि वो सरकार के कुछ फंक्शंस को या तो उनकी मदद कर देते हैं, तो फिर एक रेंट सीकिंग वाली बात भी आती है कि फिर वो उस चीज को बाद में भुनाना भी चाहते हैं। क्या इसलिए उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्सों में भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स और धर्म मत गया है अखाड़ों के चलते? निखिल, आपको इशारा किया कमलेश ने कि इस समय पे आपके राज्य के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो एक मठ के मुखिया, और ये बात अगर उनका इशारा समझिए तो ये है कि कहीं ना कहीं मठ और पॉलिटिकल मैथ दोनों में बहुत कोरिलेशन हो गया है। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसका मैं इतिहास ट्रैक करूं उसके राइज का, 1980 में बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी जनसंघ से बीजेपी बनती है।
84 में पूरी तरह रौंद दी जाती थी कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि इंदिरा जी की मृत्यु के कारण राजीव गांधी एक अभूतपूर्व वर्डिक्ट मैंडेट लेकर के आते हैं। उसके बाद में राजीव गांधी कुछ गलतियां करते हैं, शाबानो केस होता है और वो हिंदू वोट का दोबारा मोह उनको छाता है। तो 1986 में जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं पूजा के लिए, तो राजीव गांधी के मुंह से उफ नहीं निकलती। और उसके बाद 1990 का जो चुनाव, 1989-90 का जो चुनाव था, उसका आगाज वो अयोध्या से करते हैं। उसी समय पे, उसी साल में अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, तो मुझे याद है कि मैं बहुत नया रिपोर्टर हुआ करता था, कुछ ही साल हुए थे, और इलाहाबाद मेरा जन्म हुआ था कमला नेहरू अस्पताल में। तो चूंकि मैं ननिहाल में था और ननिहाल से मैं उस समय वहां कुंभ हो रहा था, तो वहां पे 1 फरवरी को संत सम्मेलन को के दिन वहां पे एक बहुत बड़ा आयोजन था। उस बहुत बड़े आयोजन में विश्व हिंदू परिषद, जो कि 1954 में स्थापित हुई थी, उसने एक कार्यक्रम करा था जिसमें उसने मठ, बाबा, साधु, संत, पंडित सब जोड़ करके राम मंदिर का मुद्दा उस दिन उसने जिस तरह से उठाया था कि देवोत्थान एकादशी जब होगी उस दिन पे मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। वो मंदिर का शिलान्यास उस दिन की बात देखिए, और आज के मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो देखिए। इसके बीच में एक सक्सेस स्टोरी है, मंदिर की तो हो सकती है, लेकिन उसके बीच में पॉलिटिकल स्टोरी, बीजेपी की पॉलिटिकल सक्सेस स्टोरी है। तो आप ये मठ और गॉडमैन और बाबा, साधु, महंत, इनको राजनीति से बिल्कुल भी पिछले 30 सालों के इतिहास में कोई तरह का विच्छेद हो ही नहीं सकता। ये राजनीति में आप कैसे आए हैं कि अगर इतिहास में थोड़ा पलटे तो रामविलास वेदांती भी थे, वो भी सांसद बन करके आ गए थे। आप साक्षी महाराज को देखिए, वो भी महाराज हैं साहब, वो चुनाव लड़ते हैं, उनके ऊपर आरोप लगे, मगर बीजेपी की वजह से साध्वी प्रज्ञा है, वो साध्वी है, गेरुआधारी हैं, मगर वो गांधी जी तक पे बयान दे जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको डांट डपट करके चुप रहने को कहा जाता है, उनकी सांसद ही नहीं जाती। साहब, गेरुए में बहुत दम है। इसके अलावा ये जहां तक इस मठ की बात है, इस मठ का पॉलिटिकल इंपैक्ट ज्यादा अगर होता, अगर हत्या हो जाती, अगर ये हत्या निकलता या निकले, तब जाकर के थोड़ी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगा। क्योंकि देखिए, सीबीआई थोड़ी घिसट घिसट के प्रोब करती है, और कहीं कुछ महीने बाद ये कहीं अगर ये हो जाता है कि हत्या थी, तब ये परेशानी का होता है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है उसमें भी इनके भक्त हैं। अखिलेश यादव को जनवरी के महीने में, जब साल की शुरुआत में कोविड हुआ था, तो खबर यही थी कि वो महंत नरेंद्र गिरी के पास गए थे, उनको कोविड था और उनसे उनको कोविड मिला। तो भक्ति वहां भी है। अभी जब कुछ दिनों पहले जमीन के बेचने और खरीद फरोख्त की बात हुई थी इस मठ के द्वारा, अखाड़ा परिषद के द्वारा, के हेड के द्वारा, और उसी समय पे पॉपुलेशन बिल जो आ रहा था बीजेपी की सरकार का उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के कुछ कड़वे बयान दिए थे महंत नरेंद्र गिरी जी ने। तो कांग्रेस के तमाम मुस्लिम नेता जो थोड़े दिन उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही अभी मैंने देखा 3 दिन पहले उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का रिफ्लेक्शन खराब हो जाता है। योगी जी का एक क्रेडिट है कि उन्होंने पोलराइज करा है, जैसे पूरी स्टेट की पॉपुलेशन को अपने लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे डाई हार्ड सपोर्टर हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनके राज्य में इंप्रूव हुआ है, वो सेटबैक हो सकता था। लेकिन ये सुसाइड की थ्योरी जो है, कम से कम उनके लिए एक प्रोटेक्शन ऑफर करती है। इसका इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या है कि इस धर्म से रिलेटेड राजनीति में, जहां मठ और मंदिर और गेरुआ और साधु और पंडित किसी पार्टी की तरफ वोट मांगते हैं, किसी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, जैसे कि कुछ मौलवी मुल्ला फतवे जारी करके लोगों को वोट किसी को ना देने को कहते हैं, एक का जाना भी एक बुरी खबर है। दूसरा, अगर आप आज की तारीख में तमाम मठ मंदिर देखें, तो उनके अंदर चल रही जमीन और जायदाद और पैसा और रुतबा और मठाधीशी का जो झगड़ा चल रहा है, अगर आप देखें, थोड़ा सा रिसर्च होए, तो करीब 14-15 हाल में मर्डर हुए हैं ऐसे ही, या हत्याएं हुई हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें इन मठों के झगड़े जो हैं वो बहुत प्रखर होके आ रहे हैं। एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो गतिविधियां, ये जो केस हुआ है, अगर इससे मठों की बदनामी होती है या हिंदू धर्म की, आपको याद होगा कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में
मठों का करीब 7 से 10 अखाड़े बनाए थे, तो उस समय उनका जो प्रयोजन था वो अलग था। आज की तारीख में साधु संसारी ज्यादा दिख रहे हैं। ये भी एक बीजेपी जैसी पार्टी जो कि उनका वोट लेती है उनके थ्रू, उनके साथ खड़े होकर के, उसके लिए भी खबर खराब है। क्यों? अभी कुछ साल पहले 2002 में ये खबरें आती थी कि अयोध्या में बहुत सारे मंदिर और मठ हैं, रणवीर सेना के लोग बिहार में क्राइम कमिट करके उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आके मंदिर मठों में बस जाते थे। तो उस समय पे एक सर्वे कराया गया कि जो वहां के मंदिर हैं, वहां के रह रहे साधु में, प्रवासी साधुओं में कितनों के खिलाफ क्रिमिनल केस है। आपको हैरानी होगी कि करीब 1200 मंदिर मठ का जिनका सर्वे किया गया, उनमें से करीब 3-3.5 हजार जो मंदिर साधु और महंत वहां रहते थे, उनमें से 48% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पाए गए थे। और एक बहुत बड़े महंत जी जो कि एक बड़े अखाड़े के मुखिया थे, राम मंदिर में बहुत जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ भी केस निकला था कि उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केस है। ये एक अच्छी खबर नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल रिलीजियस धर्म और राजनीति की जो साठगांठ है उसके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस तरह की खबरों से जो विश्वास करके किसी मठ में विश्वास करते हैं और उसी विश्वास पे वोट देते हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं डिरेलमेंट कर सकता है, कहीं ना कहीं पटरी उतार सकता है। हमारे साथ आशीष जी भी जुड़ गए हैं। मैंने माफी चाहता हूं, मैंने हिमांशु मिश्रा कहा था, आशीष मिश्रा हैं। सर, राहुल जी अभी कह रहे थे कि 15-16 ऐसे केसेस हैं। हमारी रिसर्च कहती है कि 42 साधु संतों की मृत्यु की खबर है, कोई सुसाइड है, कोई मर्डर है, किसी को कहीं मार के फेंक दिया। और प्राइमरीली जितने केसेस हमने दिखवाए, मतलब आज सुबह से अभी तक के, ज्यादातर में यही दिख रहा था कि संपत्ति है या गद्दी है, उसको लेकर के ये सारी घटनाएं हुई हैं। हमारे जो दर्शक नहीं समझते हैं कि मठ किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वहां पे व्यक्ति का प्रमोशन होकर के वो महंती तक के कैसे पहुंचता है, पहली चीज। दूसरा, जब सब कुछ त्याग ही दिया है तो इनकी संपत्ति को लेकर के इतना झगड़ा झांसा क्यों होता है? क्या आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समझा के बताएंगे? देखिए, ये जो पूरा विवाद है वो संपत्ति से ही जुड़ा हुआ है। सारे, चाहे मर्डर हो रहे हैं, चाहे वो, ये लोग अथाह संपत्ति पे संपत्ति बनाने की कोशिश करते हैं। बगमरी मठ की मैं बात ले लूं, जहां पर उनका मुख्यालय है, वो 10 बीघे जमीन पर बना हुआ है। उसके एक पोर्शन पे जहां पे शिव मंदिर है, लोग ये सब कहते हैं कि वो पोर्शन डिस्प्यूटेड था, बाद में उसको जो है इनके नाम रजिस्ट्री हो गई। तो कहीं ना आप देखेंगे राजा मांडा की वहां पे जमीनें हैं, 30 बीघा जमीन, उनकी इतनी बड़ी जमीन है, वो उनको किसी ने दान दे दी। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हर जगह पर, जिस पर अभी हरिद्वार में वो अपना आनंदगिरी अपना आश्रम बनवा रहे थे, उस पर भी एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ये तो एक तो प्रॉपर्टी से जुड़ के मामले हैं, और फिर प्रॉपर्टी पे जो कंस्ट्रक्शन और जो वहां पे व्यवसाय हो रहा है उसकी भी उसका कोई लीगल तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है बहुत सारे। तो इसको लेकर बहुत चीजें डिस्प्यूटेड चल रही थी, जहां पर जिसको लेकर हमें आनंदगिरी और इन सब लोगों में आपस में विवाद चल रहा था। 2011 में जो पहला, जिस पर संगम रियल एस्टेट कंपनी ने अपना हाउसिंग सोसाइटी बनाई, उसको लेकर भी उसकी जमीन को जो 40 करोड़ रुपए में खरीदा गया, बेचा गया, उसको, उस पैसे को लेकर भी वहां से 2011 से लोगों में आपस में विवाद स्टार्ट हुआ। देखिए, मेरे वहां कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि इनके पास जो प्रॉपर्टी है ये ऑडिट नहीं करते हैं, बताते भी नहीं कि हमारे कितनी संपत्ति है, मोटा मोटा बताते हैं कि ये है, लेकिन इसका कोई ऑडिट नहीं होता है, इनके बैंक खातों का कोई ऑडिट नहीं होता है इसमें। इसीलिए इनके जो शिष्य हैं उनमें आपस में एक होड़ शुरू होती है। अब आद्या तिवारी जो जेल गए, जो बड़े हनुमान जी के महंत भी रहे हैं, तो उनका आप मकान देखिए, इतना आलिशान मकान उनका ननी इलाके में बना हुआ है। तो ये पैसा, ये कहाँ से, उनका ये इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो ये जो अनअकाउंटेड मनी इन लोगों के पास आ रही है, यही एक उस पे जो होड़ है, वर्चस्व है, उसी से वर्चस्व करने की जो होड़ लग जाती है, उसी से इस तरह के रहस्यमय मौतें, उसी तरह से इस तरह से चीजें आपस में जन्म देती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जो अभी मैंने जब ज्वाइन किया तो पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, अखाड़ा पॉलिटिक्स के बारे में भी एक बात चली। देखिए, 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो अखाड़ा पॉलिटिक्स में एक बहुत ड्रामेटिक चेंज आया। देखिए, 3 भागों में अखाड़ा बटे हुए हैं, शैव संप्रदाय, वैरागी और उसमें 2017 के पहले तक आप देखेंगे शैव संप्रदाय का डोमिनेशन था। जब भाजपा का उभार होता है
एकदम से, तो आप देखिए भाजपा का जो मानने वाला है वो वैष्णव है, राम कृष्ण इन सबका वो वैष्णव संप्रदाय को मान रहा था। तो वैरागी संप्रदाय एकदम से थोड़ा सा अपने को स्ट्रांग पाता है, इसीलिए वो इस बार हरिद्वार कुंभ में कहता है कि मुझे फला जगह पर आश्रम दो, आप नहीं दोगे तो हम अलग हो जाएंगे। उनका आश्रम बनाया गया, उसको लेकर डिस्प्यूट हुआ, बाद में तोड़ा गया, तो उन्होंने धमकी दी कि हम इस अखाड़े से अलग हो जाएंगे। आप देखेंगे कि 2000 जब इसको अखाड़ा जब लोग ये अध्यक्ष बने तो कोर्ट में कौन गया? अन्य अखाड़ा के जो अध्यक्ष के संत थे वो गए कोर्ट में, तो इसमें कोर्ट ने स्टे किया, बावजूद इसके भी अखाड़ों ने निरंजन गिरी को अपना अध्यक्ष माना। क्यों? क्योंकि उसमें तक वैष्णव जो वैरागी संप्रदाय से जुड़े अखाड़े थे वो उतने संख्या बल में उतने पॉलिटिकली इफेक्टिव नहीं थे। जैसे बीजेपी की सरकार आती है, अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू होता है, मथुरा बीजेपी के एजेंडे में आता है। आप देखिए 3 अखाड़े हैं, आप देखिए वैरागी संप्रदाय के, एक गुजरात का है, एक निर्वाण अनी है और निर्मोही अनी है मथुरा का, एक अयोध्या का। मथुरा अयोध्या इसमें बीजेपी के बिल्कुल एजेंडे में है। अयोध्या का जो अखाड़ा है जिसके जो हनुमानगढ़ी है, आप देखेंगे कि बीजेपी का कोई भी नेता जब राम मंदिर जाता है तो वो उस हनुमानगढ़ी में भी मत्था टेकने जरूर जाता है। जिस तरह से निरंजन गिरी का समाजवादी पार्टी जुड़ाव था, वैसे ही हनुमानगढ़ी के जो अखाड़ा है वो भाजपा और जो वहां पर और लोग हैं उनसे एक जुड़ाव रखता है। तो एकदम से वो एक्टिव हुआ। और अभी जो आने वाले समय में जो अखाड़ा परिषद का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें मुझे बहुत ही उम्मीद है कि उसमें वैरागी अखाड़ा अपना एक कैंडिडेट रखेगा और मोस्ट प्रॉब्ली जो राजनीतिक रूप से जिस तरह से उनकी सक्रियता और उनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलने लगा है, हो सकता है कि अगला अध्यक्ष हमारा वैरागी संप्रदाय से होगा, वनस्पत शैव संप्रदाय की तुलना में। तो ये पूरा सिस्टम है, ये अखाड़ों को और ये मठों को स्वयं अपने नियम कानून स्वयं आगे आना चाहिए, अपनी संपत्ति का स्वयं घोषणा करना चाहिए। और चूंकि ये इस तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए जब अनअकाउंटेड मनी होती है तो उस पर होने के लिए इस तरह की मौतें, इस तरह के क्राइम होते हैं वहां पर। इसी आशीष जी बता रहे थे अखाड़ा पॉलिटिक्स से हम अखाड़ा परिषद पे चले गए थे। अखाड़ा परिषद का एक काम ये भी है कि वो जो फर्जी बाबा समाज में फैले हुए हैं उनको ब्लैकलिस्ट करता है। इसको ये कैसे होता है? क्योंकि मेरी समझने में काफी दिलचस्पी है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो अपना अखाड़ा डालना चाहे या अपने खुद को संत कहलाना चाहे, वो तो पहले ये सारी चीजें फिक्स करके रखता होगा ना। नहीं, देखिए कोई साधु फर्जी कैसे हुआ? क्या कहीं बाबाओं का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? जब बाबाओं का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो कोई आदमी फर्जी कैसे हो गया? पहले तो अखाड़ा परिषद को एक नियम कानून बनाना चाहिए कि हम किसको, कौन साधु है कौन साधु नहीं है, पहले तो यही तय हो, तब तय होगा कि फर्जी कौन है। अभी जब पिछली बार कुंभ में फर्जी बाबाओं की सूची जारी की गई तो जो जिन बाबाओं को फर्जी कहा गया वो बाबा जिन दूसरे साधुओं को फर्जी कह रहे थे कि वो फर्जी हम असली हैं, हमारे पास इतने लोग हैं, देखिए आते हैं लोग, ठीक है। तो अभी क्या है कि कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो ये तय कर सके कि कौन साधु है कौन संत है। ये तो श्रद्धालु तय करते हैं, जिनको लोग फर्जी कह रहे हैं उनके पास बहुत भीड़ आती है। निर्मल बाबा को उन्होंने फर्जी कहा था, आप देखते निर्मल बाबा क्या कितनी की अच्छी खासी भीड़ भी आ रही थी जिन बाबाओं को वो कह रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसके नियम कानून कौन तय करेगा? तो पहले तो इसका एक रेगुलेटरी बॉडी बने, अखाड़ा परिषद एक बनाए कि अगर एक आम आदमी जिसको अगर किसी बाबा से उसको छल होता है तो वो कहाँ शिकायत करे। तो जब इस तरह की कोई व्यवस्था बनेगी, एक कोई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनेंगे, तो जाकर बाबाओं को एक मतलब उनका एक जो इंस्टीट्यूशनल रूप उनका सामने आएगा कि भाई हाँ हमारा इस तरह का हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, हमें ये करना है। तब हम तय करेंगे जो ये नहीं कर रहा है वो फर्जी हुए। ठीक है, अभी तो कुछ नियम कानून की बात भी नहीं है। ऐसा तो हाल में हुआ है कि कुछ बिल्डर कोई अपने आप को मंडलेश्वर अपने आप को घोषित करवा लेता है। आपने देखा होगा बहुत सारे महामंडलेश्वर बन जाते हैं, फिर उन पर विवाद होता है। तो उनकी भी जो अखाड़ों का भी जो पूरा सिस्टम है वो कोई फुल प्रूफ नहीं है। पर अखाड़ा परिषद बनाया इसीलिए गया था कि अखाड़ों में कुछ जो बेसिक नियम है उसको फॉलो करते रहे लोग। पर जड़ में संपत्ति है और हर स्टेट में ऐसा होता है। तो गुजरात में जैसे स्वामी नारायण संस्था है, बहुत प्रभावशाली है, जिनके अक्षरधाम मंदिर होते हैं।
पर वो भी 2 भाग में बटे हुए हैं और उसका बंटवारा भी इन्हीं कारणों से हुआ होगा। मध्य प्रदेश में तो कंप्यूटर बाबा हैं, मतलब समझ रहे हो, ऐसा नाम लेकर भी काफी प्रभावशाली है चुनावी रूप से, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो वो उनको तो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। हाँ, वो शिवराज सिंह के साथ थे, फिर कमलनाथ के साथ हुए, फिर वापस चले गए। तो इस तरह की तो तरह तरह के बाबा, और उनका बहुत प्रभाव है मंत्रिमंडल पर, मंत्रियों पर, उनकी फॉलोइंग पता नहीं कितनी होती है। कमल सर, मैं कह रहा था एक इस डायरेक्शन में जो आप कह रहे थे कि एक रिफॉर्म मूवमेंट की तरह अखाड़ा परिषद इंट्रोड्यूस होती है, वो अपने नतीजे पे अब वो कहाँ तक पहुंची है वो हम देख रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और उसी वजह से नेता नगरी का ये सत्र भी हो रहा है। अखाड़े धर्म की एक सच्चाई है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जिस भी तरह से हमारे यहाँ फॉलो होता है, और वो जिस तरह से पॉलिटिक्स और क्राइम और सोसाइटी में दखल देता है वो भी रियलिटी है, वो भी सब देख रहे हैं। क्या किसी दूसरे रिफॉर्म मूवमेंट की कोई गुंजाइश है, या अभी ये सिस्टम बहुत रिजिड हो गया है, जो चल रहा था वो चलता रहेगा? उसमें क्या है, देखिए ईसाई धर्म में ना एक खास करके कैथोलिक्स में एक सेंट्रल बॉडी है, फिर वहां से उसकी एक संरचना है जैसे कि ब्यूरोक्रेसी की होती है। हमारे यहाँ भारत में अखाड़ों के अंदर होती है, एक अखाड़ा ले लीजिए, उसके अंदर एक ब्यूरोक्रेसी होती है, पर एक सेंट्रल कोई बॉडी नहीं है। ये हमारे देश की खूबी भी हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। तो ये बहुत कठिन है कि हम कभी भी इसको, जब आपके पास कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होगी, सरकार इसमें आ नहीं सकती, चूंकि धर्म का मामला है, और धर्म वाले आपस में तो कोई ऐसी निर्णायक बॉडी का निर्माण नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे, नॉमिनेशन नहीं करेंगे कि वो उनको कंट्रोल करे। तो ये असंभव सा लगता है मुझे अभी तो। देखिए कमलेश, इसमें क्या है कि आपने जो कहा कि सरकार इसमें आ नहीं सकती, साहब जितना आ गई है सरकार धर्म में उतना ही खराब है, काफी है, उससे ज्यादा का न्योता मत दीजिए इन लोगों को। क्या है कि कंट्रोल करते हैं ना, अखाड़े कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या है कि अखाड़ों की प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, मैंने 3 कुंभ कवर किए हैं, और इन 3 कुंभों में मैंने एक चीज देखी कि 1989 का जब मैंने कुंभ कवर किया तो उस समय पे मोक्ष सुप्रीम था, यानी जो आने वाला आदमी था वो मोक्ष चाहता था। उसके बाद का जब 2001 का जब कुंभ आया इलाहाबाद प्रयागराज में, तो उस समय पे मैंने देखा कि मोक्ष था बहुत डोमिनेंट फैक्टर, मगर कुछ लोगों में एक कुलकुलाहट थी कि जो हालात हैं हमारे ठीक हो जाएं। 2013 का जो कुंभ आया, मैंने उसमें देखा कि एक प्रिडोमिनेंट मोक्ष थोड़ा रिसीड कर गया था और गुड टाइम का एलिमेंट बढ़ गया था कि लोग अपना हालात सुधारना चाहते थे, यानी जिस विपदा से वो झेल रहे हैं उससे निकल आए, जो है उससे थोड़ा बेहतर हो जाए, बेहतर समय की कल्पना थी। और मेरे ख्याल से बदलता परिप्रेक्ष्य बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म का अगर आप वो एक पैरामीटर देखें तो उसके हिसाब से कोई रेजिमेंटेड, अगर ऋग्वेद ले लें या तमाम चीजें ले लें, कोई रेजिमेंटेड ब्यूरोक्रेसी हिंदू धर्म के लिए एक कॉन्ट्रडिक्शन होगी, क्योंकि आप रेजिमेंटलाइज मत करिए मेरे धर्म को। और वही प्रॉब्लम है कि उसी नॉन रेजिमेंटाइजेशन का फायदा ये अखाड़े और मठ उठाते हैं, और ये मठाधीश होने के अलावा ये ठेकेदार हो गए हैं। और जैसे कि आशीष ने बात करी, ये सिर्फ झगड़ा प्रॉपर्टी का नहीं साहब, ये प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं, ये एस्टेट एजेंट हो गए हैं। और मैं इस बात में कतई वो नहीं कहूंगा कि चित्रलेखा पिक्चर जो कभी आता है, अच्छा है कि जो शायर है ना, वो उसके अंदर एक कुछ ऐसा जीव होता है कि वो आने वाले कल को बहुत पहले पढ़ लेता है, एक रात पहले, और उसके बाद अगले दिन उस पर कविता लिख देता है। तो चित्रलेखा पिक्चर मेरे पैदा होने के साल में आई थी, जिस साल में आई थी कुछ महीने पहले, लेकिन मुझे उसके गाने बड़े प्रिय हैं। साहिर साहब ने उसमें गजब किया था। उन्होंने कहा था कि ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। ये मठों पे बिल्कुल आज एप्लीकेबल हो गया है कि वो भोग को तपस्या बना रहे हैं और भोग को तपस्या के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने इसी पिक्चर में कहा था कि मन रे तू काहे ना धीर धरे, उसमें एक लाइन है कि रंग पे किसने पहरे डाले। रिलीजन शुड बी लाइक दैट। हिंदू धर्म के बेसिक टेनेट्स को, जिसके लिए इन अखाड़ों की स्थापना हुई थी, आज उनकी राइवलरी आपस में इतनी ज्यादा है, उन अखाड़ों के अंदर मठों, महंतों और साधुओं की राइवलरी इतनी ज्यादा है, तो क्या है कि ये महंत और ये अखाड़े जो हैं, ये अपना रेलेवेंस धीरे धीरे कम कर रहे हैं और उनको पॉलिटिकल आश्रय देने वाले अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अगर यही यथास्थिति बनी रही। आशीष जी, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ कि राहुल जी की बात को थोड़ा सा तह लेके जाता हूँ।
देखिए अखाड़ों का ये बात आप जब शंकराचार्य ने जब ये अखाड़ों की बात कही तब शंकराचार्य एक सर्वमान्य शंकराचार्य थे। आज आप देखें तो 70 स्वघोषित शंकराचार्य हैं देश में। जी तो जब 70 शंकराचार्य हैं तो आने वाले समय में आप देखेगा कि 1300 अखाड़े हो जाएंगे। अभी डिवीजन शुरू होगा। अब ये अखाड़ों के बंटने का समय आया है, क्योंकि हर आदमी ने अपने को स्वघोषित शंकराचार्य मान लिया है। हर इलाके के अपने शंकराचार्य हो गए हैं और अब उन शंकराचार्यों के बहाने ये अखाड़े भी बटेंगे। अब इन अखाड़ों की एकता उस तरह नहीं रहेगी जैसे जो आदि गुरु शंकराचार्य जो ये सोच गए थे। तो इसका नतीजा मुझे कोई बहुत ही उम्मीद नहीं है कि अखाड़ा परिषद अब एक यूनाइट होकर काम हो पाएगी। मुझे लगता है कि इसमें विवाद बढ़ेंगे। अखाड़ा परिषद में भी जो 13 है ये और अखाड़े बढ़ जाएंगे और अखाड़े नए अखाड़े जाएंगे और मुश्किल लगता है 50 के ऊपर पहुंच जाएगी। जिस तरह से शंकराचार्यों की संख्या बढ़ती आ रही है उसी का एक प्रतिफल है ये हमारे अखाड़ों के बीच विवाद और अखाड़ों की संख्या बढ़ना। ये आने समय में अखाड़ों का जो भविष्य है वो कोई बहुत जब तक कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं निकल के आता जिसके सब लोग उसको सम्मान तरीके से माने। अखाड़ा बहुत छोटे छोटे स्थानीय मठों में बढ़ते चले जाएंगे। हर मठ के अपने अपने अखाड़े हो जाएंगे। आशीष जी, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक महंत नरेंद्र गिरी वाले मामले को लेकर भी हमारे कुछ प्रश्न थे आपसे। एक तो हमारी बनिस्बत आप ज्यादा करीब से चीजें देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, तो जो महंत आनंद गिरी वाला एंगल, एक दो बड़ी चीजें बताई जा रही हैं कि एक उनका अपने शिष्य से दुराव था, वो बहुत खुश नहीं थे। एक कॉम्प्रो करने की कोशिश हुई जिसमें एक नेता की बात चल रही है, एक ब्यूरोक्रेट थे, एक और व्यक्ति थे, और दूसरी चीज आ रही है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। आपके पास में क्या जानकारी है? वन दूसरी चीज जो मैं समझना चाहता हूँ कि महंत नरेंद्र गिरी का अपना जो का था राजनीति में, उनकी जगह क्या अब उन्हीं के अखाड़े से लेने वाला कोई व्यक्ति है या उनके साथ अब ये चीज चली गई है? देखिए मुझे लगता है कि जो अभी पूरा मामला जब मैं वहां पर रहा तो जो मुझे लगा वो सब पूरी एक धुरी है सुसाइड नोट। पूरा मामला उसी पे टिका हुआ है, क्योंकि जो मैं वहां पर रहा 3 दिन तो मुझे उनके हाथ का लिखा हुआ किसी के पास कुछ नहीं दिखा इनफैक्ट। तो मैंने सबसे पूछा कि भाई आपके पास कुछ है लिखा हुआ उनका, कभी कुछ लिख दिया उन्होंने? तो किसी के पास कुछ नहीं था। तो फिर वो लोग कहते हैं कि उन्होंने 12 पेज का सुसाइड नोट कैसे लिखा। एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो है ये सुसाइड नोट को इतना ज्यादा लंबा जो आदमी लिख नहीं पाता, जिसकी हैंड राइटिंग के बारे में कुछ लिखा नहीं। तो अभी पहले सुसाइड नोट कितना सही है इसकी सतत जांच एजेंसियां अपना जांच रही हैं। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि आनंद गिरी दोषी हैं कि तो कोई और दोषी है, क्योंकि वहां पर दरवाजा जब कोई आदमी का उनका मर्डर हुआ तो उसका दरवाजा इसी तरह यहाँ पर 1980 में भी जो यहाँ के महंत थे, उनका नाम था महंत 1980 में जिन्होंने निरंजनी अखाड़ा और बागमरी मठ को अलग करने का प्रयास किया था, उनकी भी हरिद्वार जाते वक्त रहस्यमय मौत में 98 में ऐसे ही डेथ हो गई थी। तो उनका भी पुलिस अभी तक एफआईआर लगा चुकी है, उसमें पुलिस को कुछ मिला नहीं। उन्हें लगा कि खाने में जहर खाने के कारण उनकी डेथ हुई। उनका नाम बलवंत गिरी था, वासुदेशानंद गिरी इस तरह से नाम था। तो यहाँ के जो निरंजनी अखाड़ा के और सचिव से हैं कैलाशानंद गिरी, तो उनका ये स्पष्ट है कि हरिद्वार में मोस्ट प्रोबेबली कैलाशानंद गिरी भी एक दावेदार हैं बृहस्पति बलवीर गिरी के तुलना में। जब तक ये सुसाइड नोट की सत्यता नहीं आंकी जाती तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आनंद गिरी दोषी हैं कि कोई और। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पे जांच कर रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सुसाइड नोट संभवतः उनका नहीं है, क्योंकि उसका दो रीजन है कि वो रहते थे अपने फर्स्ट फ्लोर पे, अपने रूम में उनका फर्स्ट फ्लोर था, तो उन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर पे सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखा, बैठ के वहां पे क्यों नहीं किया? ये गेस्ट हाउस में रुकने का क्या मतलब था? मेरी वहां लोगों से बात थी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग मिलने आने वाले हैं। वो कितना बात सही है, जबकि वो उनका पूरी किताबें, उनका पूरा काम वहां उनके
कमरे में था, वो उनके बलवंत गिरी और ये बाकी और जो वहाँ पे इनके सेवादार थे वही उनका रजिस्टर मेंटेन करते थे, वहाँ कितना भोजन आ रहा है, कितना कितना खर्चा आ रहा है रोज का रोज, वो कुछ नहीं करते थे, आदमी रजिस्टर मेंटेन करते थे और उनको दिखाते थे, वो अपना उसको चेक करते थे। लेकिन हाथ से लिखा हुआ उनका ना तो रजिस्टर मुझे किसी हाथ में लिखा हुआ दिखा मिला न कहीं। तो एक सुसाइड नोट को लेकर एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब तक ये इस रहस्य को सुसाइड नोट में ये उनकी ही राइटिंग है ये नहीं खुलेगा, तब तक कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। निखिल, राहुल जी, आप मैं कुछ कहना आशीष चाह से रहे एक सवाल हैं? पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। आशीष, मुझे सवाल यह है कि नरेंद्र गिरी को पुलिस सुरक्षा थी उत्तर प्रदेश के पास से, अगर थी तो एक प्रोटेक्टी का सुसाइड कर लेना पुलिस प्रोटेक्शन में, उस पे कोई प्रूफ नहीं हो रहा क्या? कि पुलिस वालों से नहीं पूछा जा रहा कि भाई आप कहाँ थे जिस समय सुसाइड हुआ? जी नहीं, पूछा गया है सर, मेरी तो वहां पे जो आईजी से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि पहले ही उनको शायद गनर को भी जांच बैठा दी गई है, जांच गनर की भी जांच कर रही है पुलिस की ये कहाँ थे कैसे गए थे। और मेरी एक गनर के उनके मतलब एक गनर से भी बात हुई तो वो कह रहे थे कि भाई वो जब विश्राम करने जाते थे तो हम लोग बाहर जो रूम है वहीं बैठते थे, अंदर वो क्या कर रहे हैं उतना ज्यादा हम अंदर उनके अंदर पर्सनल उनके रूम में नहीं जाते थे। तो हमें इतना बहुत आइडिया नहीं था कि वो क्या करें। 4 बजे का समय, 3 साढ़े 3 4 बजे करीब वो विश्राम करने का उनका समय था, तो कह रहे हम वहां चले गए जाते थे। हम आते थे तो यहाँ बाहर उनके, आप जब बगमगरी मठ के अंदर घुसिए तो राइट हैंड साइड पे एक बड़ा अच्छा कमरा बना हुआ है, वरना कहते हैं हम लोग वहीं विश्राम करते थे क्योंकि वहीं हम लोग को भोजन मिलता था, वहीं मिलता था। अंदर क्या होता था उसके बाद पंडित जी पूजा पाठ होती, शाम को 6 बजे करीब आरती होती थी तो हम लोग आरती लेने जाते थे। बाकी ये देखते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमारा मेन फोकस ये होता कि आश्रम में फिर कौन आ रहा है कैसे जा रहा है ये सब देखते थे। लेकिन केपी सिंह वहाँ के जो आईजी हैं उन्होंने कहा कि हम इनकी भूमिका को भी जांच रहे हैं, उनको शायद सस्पेंड किया है गनर को, तो भी 3 गनर थे उनके पास। हाँ, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि अगर ये मर्डर निकलता है तो कहीं ना कहीं ये यूपी पुलिस के ऊपर भी सवाल है कि भाई बिल्कुल आपके प्रोटेक्शन में तो यूपी पुलिस को सूट करेगा ये सुसाइड थ्योरी? जी जी। फिलहाल तो मतलब अब ये है, अब मर्डर निकलेगा तो उसके बाद नए सिरे से पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब सीबीआई को दिया गया है, अब सीबीआई कितना, क्योंकि सीबीआई प्रयागराज में बीते 5 सालों से यूपीपीएससी की भी जांच कर रही है, कुछ निकाल नहीं पाई अब तक। तो अब ये है कि सीबीआई को क्या जांच को डंप करने के लिए दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि एसटीएफ ज्यादा इफेक्टिव होती है इस सब मामलों में, क्योंकि एसटीएफ के इधर खुलासे भी तेज हुए हैं और एसटीएफ ने कुछ चीजों को समय रहते निकाला भी है। तो अब सीबीआई इसको क्या जांच को अंजाम में पहुंचा पाएगी जांच को, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्लोजिंग कमेंट्स अब हम अपने पूरे पैनल से लेंगे। कमलेश जी, हम आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं कि ये घटना हमारे धर्म, हमारे राजनीति और हमारे समाज पे किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है? जैसा राहुल जी ने अपने कुंभ के अनुभवों के आधार पर कहा, वही अखंड सत्य है अभी का, कि धर्म धन से बहुत जुड़ गया है और इकट्ठा हो गया बहुत सारा माल इनके पास, जो आशीष जी बता रहे थे अनअकाउंटेड है। बहुत सारी उनकी ऑडिट नहीं होती और वो जमीन के रूप में दान मिले हुए और कैश के रूप में जो धन होता है उनके पास, उस पर बहुत सारे लोगों की नजर होती है। उसके चलते प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई है, उसके चलते वहां पे हर आदमी चाहता है कि मैं सक्सेसर हो जाऊं, मेरा नंबर आ जाए गद्दी पर बैठने का, तो फिर ये सब कुछ मेरे नियंत्रण में होगा। ये एक चीज है। दूसरी बात यह है कि धर्म और राजनीति दोनों हम चाहते थे, जैसा लोग मानते हैं कि हमने ये सपना देखा था कि धर्म और राजनीति अलग अलग होंगे इस देश में, बिल्कुल एक दूसरे से सेक्युलर, जैसे प्रोटेस्टेंट व्यू है सेक्युलरिज्म का, वैसा नहीं होगा, पर धर्म और राजनीति के बीच में एक डिस्टेंस रहेगा जो बहुत पहले खत्म हो गया, शायद नेहरू के टाइम से ही खत्म होना शुरू हो गया था और वो बिल्कुल खत्म हो गया है। यहाँ के लोग भी यह मानते हैं कि राजनीति और धर्म का घालमेल जो है वो देश की व्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं है, अच्छा ही होगा। हकीकत यह है कि इस समय जिस तरह से अभी आप देखें, जैसे प्रमोद कृष्णन जी हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, या जिन राज्यों में प्रभावशाली मठ हैं, पंजाब की चर्चा कर रहे थे हम इसके पहले के सत्र में, उसमें बात ही यही हो रही थी कि वहां डेरे हैं, अनगिनत डेरे हैं, और वहां पे हर तरह के ऐसे भी डेरे हैं जिन, अभी एक जो डेरा के जो बाबा राम रहीम थे वो जेल में है, आपके आसाराम जेल में है। ये सब सिर्फ धर्म संपदा और धर्म की व्यवस्थाओं में आई विकृतियों के पोषक रहे हैं, और उन्होंने उसको जैसे भी हो, उससे धर्म पे भी लांछन पड़ता है, राजनीति पर भी लांछन पड़ती है,
और एक तरह से कह लें कि दोनों का नुकसान है। मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ, इससे किसी का भला नहीं हो रहा, ना हिंदू धर्म का हो रहा है, ना ही उसके नाम पे की जा रही राजनीति। कमलेश जी ने कहा बिल्कुल सही है कि धर्म एक कुछ लोगों के अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। मतलब उसके बहाने वो प्रॉपर्टी बटोर रहे हैं तो कोई आदमी वोट बटोर रहा है। तो अल्टीमेटली इसका जब तक कहीं ना कहीं कुछ एक गाइडलाइंस, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनेगा कहीं, तो तब तक इस तरह से आदमी चला जाएगा। मैं बागमरी मठ की भी बहुत मैं बता रहा हूँ कि कुछ एक अधिकारियों से मेरी बात हुई थी। वो लोग कहते हैं कि इनका होता क्या था कि बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई हैं, कई मठ इस पे केस चल रहे हैं, हरिद्वार के बहुत सारे मठ के केस करे, मैंने अभी कल स्टोरी फाइल की है उस पे। हरिद्वार में लोग करते क्या है कि जमीनें खाली पड़ी थी, पहले कोई जमीन डिस्प्यूट पड़ी थी, वहां जाके महाराज जी अपना कथा सुनाते हैं, बैनर लगाते हैं, उसके महाराज जी कथा खत्म हो जाती है, बैनर लगा रहता है, लगा रहते हैं, बाउंड्री बन जाती है, फिर वो आश्रम बन जाता है। अब वो उसके बाद वहां महाराज जी के संत के सब शिष्य रहने लगते हैं, धीरे धीरे पूरा उस पर कब्जा हो जाता है। ऐसे कम से कम ऐसे सदर हरिद्वार सदर इलाके में एसडीएम की कोर्ट में इस तरह के उस पर कम से कम 20 केस ऐसे चल रहे हैं जहां पर जो खाली पड़ी जमीनें थी उस पर वहां पर कब्जा हो गया बीते 50 सालों में, 2-3 दशकों में। तो ये जो एक तरीका आ गया है, ये में ऐसे लोग भी आ गए हैं, मठाधीश्वर बन गए, पीठाधीश्वर बन गए हैं, जो जिनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। वो सिर्फ एक जमीन पर या प्रॉपर्टी बनाने के लिए ही आए हैं, वो एक आडंबर बनाकर। तो इस पर एक जागरूकता आनी चाहिए, इस पर एक डिबेट होनी चाहिए आदमी, क्योंकि एक्चुअली में इस सब मामलों में डिबेट से लोग बचते हैं, कौन कि कहीं विवादों में ना पड़ जाए। लेकिन इस पे डिबेट होनी चाहिए, इस पे, ताकि लोग ये समझे कि हम किसको माने, किसकी शरण में जाए, कौन संत एक्चुअली में कौन साधु है, उसको पहचानने के लिए तभी होगा जब इस तरह की डिबेट, एक स्वस्थ डिबेट होगी। तो लोग, जब जनता समझ जाएगी तो इन लोगों के काम वैसे ही बंद हो जाएंगे। निखिल, मैं बहुत सालों से, जब से राम मंदिर मूवमेंट फॉलो करता रहा, बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, मैं गली मोहल्लों में, पुल की दीवारों पे, खंभों पे, तमाम जगह पे देखता था, जागो हिंदू जागो। ये जो जागो हिंदू जागो स्लोगन है ना, शायद इसके अंदर ही निहित है आपकी पूरी डिबेट। मोबाइल गड़बड़ करने लगता है, बदल देते हैं, सरकार गड़बड़ करने लगती है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, बदल देती हैं। कहीं ना कहीं टाइम आ गया है इस लेवल पे जागने का कि धर्म के अंदर जो विकृतियां आ रही हैं, और इन्हीं विकृतियों को इसलिए क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये पावर, ये पैसा, लोग कह रहे हैं, आप आशीष ने कहा, कमलेश ने कहा, पैसा, प्रॉपर्टी। साहब, ये पैसा प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, ये सेंस ऑफ पावर है असलियत में। ये आदमी को पैसा पावर इसलिए लाता है कि उसकी सेंस ऑफ पावर बढ़ जाए, और वो सेंस ऑफ पावर एक पैरेलल पावर बन रही है जो कि राजनीति को भी डिक्टेट कर रही है। राजनीति उसको आश्रय दे रही है, राजनीति को ये फीड कर रही है, और ये विकृति कम होने की जगह बढ़ रही है। इसीलिए मैं इसको एंड करूंगा कि ये बदलाव किसी एक अखाड़ा परिषद या एक रेजिमेंटेशन या रूल से नहीं होगा। ये जागो हिंदू जागो या धर्म के अनुयायियों के जागने पे होगा। तय करना पड़ेगा कि मैं किस तरफ देखते हुए जागता हूं। इसी राहुल जी के इसी कमेंट पर नेता नगरी के सत्र को हम कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका, राहुल जी आपका, और आशीष आपका भी। दोबारा जब इस तरह की बातचीत होगी हम आपको तकलीफ देना चाहेंगे। थैंक यू।